दोस्तों, मैं विवेक कुमार वर्मा। हिस्ट्री MJ2 के सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर है सब सिर्फ आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। सिर्फ यही वीडियो में ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। हिस्ट्री MJ2 2024 और 2024-28 का सभी क्वेश्चन आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट एग्जाम हॉल में भी लिख देंगे, एग्जाम में भी ना, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा, ये बात फिक्स है। और चलिए देखते हैं कि 2024-28 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। इतना बात फिक्स है कि आप यहाँ से अगर पढ़ के जाइएगा ना तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये आप एक ही वीडियो देखिए और पूरा क्वेश्चन का आंसर आप आराम से एग्जाम हॉल में बना के आ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है 2024-28 सेमेस्टर 2 MJ2 के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन करें। सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन करें, कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करें, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें, विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए अथवा समुद्रगुप्त विजयों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम इस वीडियो में रखे हैं। गुप्त काल में कला, स्थापत्य कला, चित्रकला और साहित्य कला का विकास पर वर्णन करें। गुप्त काल के पतन के कारणों की व्याख्या करें। हर्षवर्धन कालीन इतिहास की जानकारी प्रस्तुत करें। हर्षवर्धन के विजयों की विवेचना करें। हर्षवर्धन के शासन प्रबंधन का वर्णन करें। पल्लवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। चालुक्य की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जितना भी 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 15 नंबर का सब्जेक्टिव वाला जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, सब में से सब आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा और इसी वीडियो से ही आएगा। 100% गारंटी है, 100%। इतना एक्सपीरियंस वैसे नहीं होता है, एक्सपीरियंस लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है और मैंने मेहनत किया है, तभी इतना पता है कि इसमें 100% आएगा तो आएगा। तो सब क्वेश्चन को हम लोग जैसे कि देख चुके हैं, सब हर्षवर्धन वगैरह सब क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से देख चुके हैं। अब क्या करना है कि हर क्वेश्चन का हम लोग को डिटेल से आंसर लिखना है, ताकि हम क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट, ये क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट एग्जाम में लिखिएगा ना, फिर भी फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा, ये गारंटी है मेरा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन करें। सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार एग्जाम में। आप जब PYQ क्वेश्चन को उठाइएगा ना तो इसको देखने को मिलेगा आपको। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। जो सातवाहन था वो प्रमुख राजवंश था, जिन्होंने लगभग ईसा पूर्व प्रथम ईसा पूर्व शताब्दी से ईसा पश्चात तृतीय शताब्दी तक दक्षिण भारत में शासन किया। जो पहले ईसा पूर्व था ना, वहाँ से लेके तीसरा शताब्दी तक शासन किया। लगभग 400 साल इन्होंने शासन किया। कितना? 400 साल। इन्हें आंध्र वंश भी कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? आंध्र वंश भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? आंध्र वंश। आंध्र वंश भी इसको कहते हैं। सातवाहनों की उपलब्धियां राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। और इन क्षेत्रों में है ना, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो या फिर प्रशासनिक हो, सभी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, अत्यंत महत्वपूर्ण। तो पहला पॉइंट है राजनीतिक उपलब्धियां। इसको आप अंडरलाइन करके डैश देंगे, उसके बाद लिखना है, सातवाहनों ने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली एवं संगठित साम्राज्य की स्थापना किया। जो सातवाहन थे ना, उन्होंने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली एवं संगठित राज्य की स्थापना की थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। जो सबसे महान शासक सातवाहन में था ना, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। उसने शकों,
यवनों और पल्लवों को पराजित किया। पल्लवों ने पहलवों को पराजित किया। पश्चिमी भारत से विदेशी शासन का अंत किया, और पश्चिमी भारत में जो विदेशी शासक जो शासन जमाए हुए थे ना, उसका भी अंत कर दिया। किसने? तो सातवाहन वंश के राजाओं ने। वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमामी, वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमामी ने साम्राज्य का विस्तार किया और प्रशासन को सुदृढ़ किया। जो पल्लवी पुत्र जो वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमामी था ना, उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और प्रशासन को सुदृढ़ बनाया था। दूसरा पॉइंट है प्रशासनिक उपलब्धियां। प्रशासनिक उपलब्धियां, सातवाहन शासकों ने केंद्रीय प्रशासन प्रणाली अपनाई। जो सातवाहन था ना, उन्होंने केंद्रीय शासन प्रणाली को अपनाया था। राज्य को आहार में विभाजित किया गया। आहार मतलब जिला में राज्य को विभाजित किया गया था। अमात्य, महामात्र, सेनापति आदि अधिकारियां नियुक्त किए गए थे। जो अमात्य हैं, महामात्र है, सेनापति है, ऐसे ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। ग्राम प्रशासन सुदृढ़ था। जो ग्राम का जो प्रशासन था ना, ग्राम में जो था प्रशासन, वो सुदृढ़ था, यानी कि बढ़िया था, जिसमें ग्रामिक प्रमुख भूमिका निभाते थे। उसमें ग्रामिक है ना, वो प्रमुख भूमिका निभाते थे। तीसरा पॉइंट है आर्थिक उपलब्धियां। आर्थिक उपलब्धियां, इसको आप अंडरलाइन करके डह देंगे। उसके बाद लिखना है कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। और उस समय जो है ना, वो कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। व्यापार एवं वाणिज्य अत्यधिक विकसित था। और व्यापार जो है ना, वो भी बहुत विकसित था। वाणिज्य मतलब उद्योग भी थे लगे हुए उस समय। रोमन साम्राज्य से समुद्री व्यापार होता था, और रोमन जो साम्राज्य है ना, वहाँ से समुद्री व्यापार होता था। सातवाहनों ने शीशे और तांबे के सिक्के जारी किए। सातवाहनों ने किस किस के सिक्के जारी किए? तो तांबे और सिक्के का सिक्का किसने जारी किया? सातवाहनों ने जारी किया था। बंदरगाहों जैसे बंदरगाहों भी थे, बंदरगाहों का विकास किया था, जैसे कल्याण, सुपार्क आदि का विकास हुआ। और इस सब का विकास किया था किसने? सातवाहनों ने। चौथा पॉइंट है आर्थिक उपलब्धि, नहीं धार्मिक उपलब्धि। चौथा क्या है? धार्मिक उपलब्धि। इसको अंडरलाइन करके डह देंगे। उसके बाद लिखना है सातवाहन शासक ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे। कैसे थे? ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान दिया। ब्राह्मणों को क्या किया? भूमि दान दिया। तीसरा पॉइंट है साथ ही बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। और बौद्ध धर्म जो है ना, उनको भी संरक्षण दिया था। अमरावती और नागार्जुनकोंडा जैसे बौद्ध केंद्र विकसित हुए। और अमरावती का जो बौद्ध केंद्र है, नागार्जुनकोंडा का बौद्ध केंद्र है, वो सब का विकसित हुआ था सातवाहन काल में। पांचवा पॉइंट है सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उपलब्धि। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उपलब्धि, तो इसमें लिखना है पहला पॉइंट सातवाहनों के काल में प्राकृत भाषा को संरक्षण मिला। प्राकृतिक भाषा को है ना, वो ज़्यादा संरक्षण मिला। गाथा सप्तशती जैसे ग्रंथ की रचना इसी काल में हुई। जो गाथा सप्तशती जैसे जो रचना है ना, ग्रंथ रचना, उसका भी रचना इसी काल में हुई थी, इसी काल में लिखा गया था। अगर गाथा सप्तशती जैसे ग्रंथ की रचना जो है ना, इसी काल में हुआ था। कला के क्षेत्र में अमरावती कला शैली का विकास हुआ। और कला का क्षेत्र में अगर बात करें तो अमरावती कला का विकास हुआ, जो कि मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। जैसे जैसे आंसर दिए आपको उसी तरह छाप देना है। छाप दीजिएगा, फुल में फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। छठा पॉइंट है सामाजिक उपलब्धियाँ। सामाजिक उपलब्धियाँ, पहला पॉइंट में डालना है सामाजिक में, जैसे वर्ण उर्ण को ही लेना है, महिला पुरुष ये सब का जो जातिवाद था उसी को देखेंगे। तो सामाजिक उपलब्धियाँ में पहला पॉइंट है वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। जो वर्ण व्यवस्था था ना,
वो प्रचलित था, परंतु समाज अपेक्षाकृत लचीला था। भले ही वर्ण व्यवस्था था, लेकिन समाज है ना, जिस तरह से वर्ण व्यवस्था था वैसा नहीं था, लचीला था। मतलब एक दूसरे के बीच संबंध होते थे, चाहे ऊंचे जाति के हो या नीचे जाति के हो, सब में, या फिर ऊंचे वर्ण नीचे वर्ण, सब में मिलजुलना होता था, मिलना जुलना। महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों एवं दान में भाग लेने का अधिकार था। महिलाओं को जो है ना, वो धार्मिक अनुष्ठान, दान, इस सब में क्या है, भाग लेने को मिलता था। व्यापारिक वर्ग का सामाजिक महत्व बढ़ा, और व्यापारिक जो था उसका लेकिन ज़्यादा थोड़ा महत्व बढ़ गया था। अब जब इतना सब कुछ आप लिख लेंगे क्वेश्चन का आंसर, तो लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। हर क्वेश्चन में आपको निष्कर्ष लिखना है। तो निष्कर्ष में लिखना है, निष्कर्ष में आपको लिखना है, सातवाहनों ने दक्षिण भारत में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास का बढ़ावा दिया। जो सातवाहन थे वो राजनीतिक स्थिरता को भी बढ़ावा दिया, आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा दिया, संस्कृति को भी बढ़ावा दिया था। उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया। उन्होंने जो है ना, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच क्या किया, सेतु का कार्य किया, मतलब जोड़ने का कार्य किया। भारतीय इतिहास में सातवाहनों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह अगर भारतीय इतिहास में बोले ना, तो सातवाहनों का स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये सब क्वेश्चन जितना भी है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। इसको आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, फिक्स है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बाबू। इसीलिए आप बढ़िया से इसको करके जाइए। एक ही वीडियो है, सब कुछ देखिए, बढ़िया रहेगा। तो क्वेश्चन है, कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी आएगा एग्जाम में, वो भी देख लीजिएगा। इस बार फिक्स आएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट में आप बताइएगा। आंसर लिखना है, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। उसका शासनकाल लगभग 78 ईस्वी से 102 ईस्वी माना जाता है। उसका जो शासनकाल है ना, 78 ईस्वी से 102 ईस्वी माना जाता है। 78 से 102 ईस्वी के बीच में माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ इतिहासकारों के अनुसार 120 साल ईस्वी तक माना गया। ये आपको ब्रैकेट में लिख दिए ताकि आप थोड़ा ज़्यादा समझ जा पाएँ, लेकिन 78 से 102 ईस्वी लिख दीजिएगा ना, वही सही है। उसके शासनकाल को कुषाण साम्राज्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसका जो यानी कि उसका किसका, कनिष्क का शासनकाल कुषाण साम्राज्य का स्वर्णकाल माना जाता है। कनिष्क की उपलब्धियां राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। जो कनिष्क है ना, उसको धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तो पहला उपलब्धि है राजनीतिक एवं सैन्य उपलब्धि। राजनीतिक एवं सैन्य उपलब्धि, इसमें पहला पॉइंट में लिखना है, कनिष्क ने कुषाण साम्राज्य को व्यापक रूप से विस्तृत किया। कनिष्क जो है ना, उसने विस्तार किया साम्राज्य को। उसका साम्राज्य मध्य एशिया से उत्तर भारत तक फैला था। मध्य एशिया यानी कि कहाँ तक, कजाकिस्तान तक। कजाकिस्तान नहीं, फिर भी तजाकिस्तान से लेके भारत तक, उत्तर भारत तक फैला हुआ था। उसने कश्मीर, पंजाब, मथुरा, गांधार और अफगानिस्तान पर अपना अधिकार स्थापित किया। जो कनिष्क था उसने कश्मीर, पंजाब, मथुरा इस सब पर अपना कब्जा किया था। उसने उसने राजधानी फिरोजपुर यानी कि पेशावर को बनाया। और उसने राजधानी किसको बनाया, तो पेशावर को, फिरोजपुर को यानी कि फिरोजपुर को बनाया। शासन व्यवस्था को सुदृढ़ कर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना किया। और ये सब करने के बाद शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया, बढ़िया किया और शक्तिशाली साम्राज्य का स्थापना किया।
दूसरा उपलब्धि है प्रशासनिक उपलब्धि। इसको अंडरलाइन करके डह देंगे। उसके बाद लिखना है पहला पॉइंट में, कनिष्क ने केंद्रीकृत शासन प्रणाली अपनाई। कैसा? तो केंद्रीकृत मतलब केंद्र को ही रखा, केंद्रीकृत मतलब एक साथ मिलजुल के रखा। प्रांतों में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई। प्रांतों में जो है वो जो काबिल अधिकारी थे उसको भेजा गया। न्याय व्यवस्था प्रभावी और जनता के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। न्याय व्यवस्था को प्रभावी थी, न्याय व्यवस्था जो था ना वो प्रभावी थी और जनता के कल्याण पर ध्यान दिया जाता था। तीसरा पॉइंट है धार्मिक उपलब्धियां। धार्मिक उपलब्धियां इसमें लिखना है कनिष्क को धार्मिक उपलब्धियों में धर्म वर्म के बारे में लिखना है। कनिष्क को महायान बौद्ध धर्म का महान संरक्षक माना जाता है। कनिष्क है ना वो बौद्ध धर्म में से किसका? महायान का, हीनयान नहीं, महायान का महान संरक्षक माना जाता है। उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर यानी कि कुंडल वन में किया गया। तो उसके शासनकाल में ना चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तीसरा पॉइंट है उसने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भिक्षुओं को संरक्षण दिया, स्तूपों और विहार का निर्माण करवाया। उसने जो है ना किसने? कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षुओं और को संरक्षण दिया और स्तूप भी बनवाए बौद्ध धर्म के लिए और विहारों को जो ठहरने का जगह है ना वो भी बनाया। अतथपि वह बौद्ध था, वो ना बौद्ध था, फिर भी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। फिर भी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक एवं कला संबंधित उपलब्धि। सांस्कृतिक एवं कला संबंधित उपलब्धियां इसको आप अंडरलाइन करके डह देंगे। उसके बाद लिखना है कनिष्क के काल में गांधार कला अभूतपूर्व विकास हुआ। गांधार कला है ना उसका अभूतपूर्व विकास हुआ। गांधार कला का खूब ज़्यादा विकास हुआ। पहली बार बुद्ध की मानव आकृति मूर्तियां में प्रदर्शित की गई और पहली बार बौद्ध धर्म का जो गौतम बुद्ध है ना उसकी आकृतियां मूर्तियों में प्रदर्शित किया गया था। मथुरा कला शैली को भी संरक्षण मिला और मथुरा कला शैली है ना उसको भी संरक्षण मिला। पांचवा पॉइंट है साहित्यिक उपलब्धियां। साहित्यिक उपलब्धियां इसमें लिखना है पहला पॉइंट, कनिष्क के दरबार में महान विद्वान अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र जैसे आचार्य उपस्थित थे। जो कनिष्क है ना उसके शासनकाल में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र जैसे आचार्य थे, उपस्थित थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौदरानंद जैसे ग्रंथों की रचना किया और अश्वघोष जो है उसने बुद्ध चरित्र, सौदरानंद जैसी ग्रंथों की रचना भी किया है। छठा पॉइंट है आर्थिक उपलब्धियां। आर्थिक उपलब्धियां इसमें पहला पॉइंट में लिखना है कनिष्क के शासनकाल में व्यापार एवं वाणिज्य अत्यधिक उन्नत हुआ और उसके शासनकाल में जो है कनिष्क के व्यापार और वाणिज्य अत्यधिक उन्नत हुआ, बढ़िया हुआ। सेलम मार्ग पर उसका नियंत्रण हुआ। रेशम मार्ग जो है, रेशम, सेलम नहीं, रेशम मार्ग पर उसका नियंत्रण हुआ। रेशम मार्ग कौन? जो कश्मीर के साइड से होके जाता है, उस पर नियंत्रण हुआ। किसका? कनिष्क का। उसने सोने के सुंदर एवं मानकीकृत सिक्के चलाए और उसने सोने के सुंदर सिक्के को भी जारी किया था। किसने? कनिष्क ने। रोमन साम्राज्य मध्य एशिया और चीन से व्यापार होता था। उस समय मध्य एशिया, रोमन साम्राज्य, चीन जैसे देशों से व्यापार होता था। सातवां पॉइंट है ऐतिहासिक उपलब्धियां। ऐतिहासिक उपलब्धियां इसमें लिखना है कनिष्क ने शक संवत 78 ईस्वी की शुरुआत की और उन्होंने शक संवत की भी शुरुआत किया था जो आज भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। और उसने शक संवत कैलेंडर जारी किया था जो कि अभी भी
बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। लास्ट में आपको निष्कर्ष में लिखना है। निष्कर्ष में लिखेंगे आप, कनिष्क ना केवल एक महान विजेता था, कनिष्क जो है ना केवल महान विजेता नहीं, बल्कि वह धर्म, कला, संस्कृति और व्यापार का महान संरक्षक भी था। वो संस्कृति, कला, व्यापार सब में महान संरक्षक भी थे। बढ़िया बढ़िया काम किया था। जो बढ़िया काम किया उसी को ना संरक्षण दिया जाता है। तो संस्कृति को संरक्षण दिया, यानी कि संस्कृति को बढ़ावा दिए संरक्षण के बाद। उसके शासनकाल में कुषाण साम्राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त किया, और उसी के शासनकाल में जो कुषाण साम्राज्य है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि देश के बाहर तक भी फैला और महत्व को प्राप्त किया। इसीलिए कनिष्क को प्राचीन भारत के महानतम शासकों में गिना जाता है। और कनिष्क को प्राचीन भारत के महानतम अगर शासकों की बात करें ना, तो उसमें से कनिष्क को गिना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ चुके होंगे। अब तीसरा, अब ये जो क्वेश्चन है वो और भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवेचना करें। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवेचना करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। और इस बार भी ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तभी तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लेकर, और आप सीधा इसका आंसर ना सीधा आप इसका हम जो जिस तरह से लिखे हैं उसी तरह आपको वहाँ पे लिख देना है एग्ज़ाम में। आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इसमें लिखना है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। जो चंद्रगुप्त प्रथम था और गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने लगभग 320 से 335 ईस्वी तक शासन किया। और इन्होंने 320 से 335 ईस्वी तक शासन किया। उसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसको गुप्त साम्राज्य को उसे मतलब क्या, चंद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसकी उपलब्धियों ने गुप्त साम्राज्य को एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राज्य के रूप में स्थापित किया। उसकी जो उपलब्धियां था ना, उन्होंने गुप्त साम्राज्य को एक शक्तिशाली बनाया, स्थापित किया। पहला पॉइंट है राजनीतिक उपलब्धियां, इसको आप अंडरलाइन करके डैश देंगे। उसके बाद लिखना है गुप्त साम्राज्य की स्थापना। गुप्त साम्राज्य की स्थापना, इसमें पहला पॉइंट में लिखना है चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। तो आपको एक नंबर वाला क्वेश्चन में भी ये मिल सकता है कि महाधिराजा की उपाधि किसने धारण किया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, जो उसकी बढ़ती राजनीतिक शक्ति को दर्शाती है। और ये है ना, उसकी राजनीतिक शक्ति जो बढ़ रही थी उसको दर्शाता है। दूसरा पॉइंट है उसके शासनकाल में गुप्त वंश एक स्थानीय शक्ति से साम्राज्यवादी सत्ता में परिवर्तन हुआ। एक स्थानीय शक्ति से बढ़ के साम्राज्यवादी सत्ता में परिवर्तन हो गया था। दूसरा पॉइंट है लिच्छवी राजकुमारी से विवाह। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह, इसमें लिखना है चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश के राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसका जो विवाह है ना, वो लिच्छवी राजकुमारी से हुआ था, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। इस वैवाहिक संबंध से गुप्तों की राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ी, मगध एवं वैशाली क्षेत्रों पर उसका प्रभाव स्थापित हुआ। और इस विवाहिक विवाह जब हो गया ना, तब राजनीतिक प्रतिष्ठा और भी बढ़ गया। मगध, वैशाली जैसे क्षेत्र को भी प्रभाव में अपने प्रभाव में लाया। गुप्त सिक्कों पर कुमार देवी का चित्र इस गठबंधन की महत्ता को दर्शाती है। और जो सिक्के जारी किए गए हैं ना, कुमार देवी का जो फोटो है उस पर, वो गठबंधन को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट है साम्राज्य विस्तार। पहला पॉइंट इसमें लिखना है चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध, प्रयाग, वैशाली जैसे क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया।
अभी तो बात किए थे ना, मगध, प्रयाग, वैशाली जैसे क्षेत्रों पर अधिकार किया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इससे उत्तर भारत में गुप्त सत्ता सुदृढ़ हुई और इससे क्या हुआ? तो गुप्त सत्ता सुदृढ़ हो गया, बढ़िया हो गया। तो पहला का 3 पॉइंट था, वो तीनों हम लोग देख चुके हैं, 1 2 3 करके दिया था। अब दूसरा पॉइंट है प्रशासनिक उपलब्धियां। प्रशासनिक उपलब्धियां, इसमें पहला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, आप इसको ऐसे भी करके दे सकते हैं। उसने एक संगठित एवं केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उसने एक संगठित एवं केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी। प्रांतों में योग्य अधिकारियों को नियुक्त किया, जो योग्य अधिकारी थे उसको नियुक्त किया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया और शांति को बनाए रखने पर ज़्यादा ध्यान दिया। तीसरा पॉइंट है आर्थिक उपलब्धियां। इसको अंडरलाइन करके डैश देने के बाद लिखना है, स्थिर शासन के कारण कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ। स्थिर जो शासन था ना, उसके वजह से हर क्षेत्र में, जैसे कि कृषि, व्यापार, वाणिज्य, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। सुव्यवस्थित कर प्रणाली से राज्य की आय में वृद्धि हुई और जो बढ़िया कर व्यवस्था था ना, प्रणाली बढ़िया था, उसके वजह से आय में वृद्धि हुई। गुप्त काल की आर्थिक समृद्धि का प्रारंभ उसके शासनकाल से ही माना जाता है। जो गुप्त काल का जो आर्थिक समृद्धि, जो आर्थिक बढ़ा, आर्थिक स्थिति, वो चंद्रगुप्त प्रथम से ही माना जाता है। चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक एवं धार्मिक नीति। सांस्कृतिक एवं धार्मिक नीति, इसमें लिखना पहला पॉइंट में, चंद्रगुप्त प्रथम धार्मिक सहिष्णु शासक था। जो चंद्रगुप्त प्रथम था ना, वो सहिष्णु था, मतलब सभी धर्मों के प्रति उसने बढ़िया आचरण किया, बढ़िया व्यवहार किया। उसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया और ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, साथ ही अन्य धर्मों के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने ब्राह्मण को तो संरक्षण दिया और उसके बाद उसके साथ साथ अन्य जो भी धर्म के लोग थे उसको भी संरक्षण नहीं, फिर भी उसके प्रति भी उदार नीति अपनाई। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा मिला और इससे संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा मिला। पांचवा पॉइंट है ऐतिहासिक महत्व। ऐतिहासिक महत्व, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त काल के स्वर्ण युग की आधारशिला रखी। जो स्वर्ण युग का, जो गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है ना, उसका आधारशिला किसने रखा? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने आधारशिला रखा था। उसके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य का महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने तो महान ऊंचाई तक पहुंचाया, उसी के बाद से ही गुप्त वंश का स्वर्ण युग आया। भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को ही कहा जाता है, तो उसी के काल को ही गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके साथ साथ समुद्रगुप्त जो उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुए, वो भी इसी तरह चले और साम्राज्य को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपको लास्ट में निष्कर्ष में लिखना है, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां राजनीतिक दूरदर्शिता, वैवाहिक कूटनीति और सुदृढ़ प्रशासन पर आधारित थी। जो चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपलब्धियां हैं ना, वो राजनीतिक दूरदर्शिता, वैवाहिक कूटनीति और सुदृढ़ प्रशासन पर आधारित थी। उसने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी और गुप्त साम्राज्य का नींव रखा, जिससे आगे चलकर भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। और उसके बाद आगे चलकर भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय में जोड़ा गया गुप्त साम्राज्य को। अब ये क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना, वो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद महान राजा बने थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें, ये जो क्वेश्चन है ना, कई बार एग्जाम में आ चुका है।
तो इसको भी आप बढ़िया से करके जाइएगा। तो लिखना है चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का एक महान शासक था। जो गुप्त वंश है ना, उसका एक महान शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने लगभग 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन किया। और इसने कितना ईस्वी तक शासन किया? तो 380 से 415 ईस्वी तक शासन किया था। उसे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, और उसे यानी किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, और इसके काल को ही भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। उसकी उपलब्धियां राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उसकी जो उपलब्धियां हैं ना, वो राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रही है। तो राजनीतिक एवं सैन्य उपलब्धियों को आप अंडरलाइन करना है। उसके बाद इसमें हम लोग को लिखना है, पहला पॉइंट डालना और लिखना है शकों का विनाश। और इसमें पहला पॉइंट लिखना है चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी उपलब्धि पश्चिमी शकों का पराजय था। जो चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि जो माना जाता है ना, वो शकों का पराजय को माना जाता है। जो शकों को जो पराजय किया, हरा दिया, उसको बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। शकों को हराकर उसने मालवा, गुजरात, सोरठ जैसे क्षेत्रों को गुप्त साम्राज्य में मिलाया, और शकों को हरा दिया और उसके क्षेत्र को अपने में मिलाया, जैसे मालवा, गुजरात, सोरठ, इस सबको मिला लिया अपने साम्राज्य में। इससे भारत के पश्चिमी समुद्री व्यापार पर गुप्तों का नियंत्रण स्थापित हुआ, और इससे पश्चिमी क्षेत्रों पर गुप्तों का नियंत्रण हो गया। दूसरा पॉइंट है साम्राज्य विस्तार। इसमें लिखना है उसका साम्राज्य बंगाल से लेकर अरब सागर तक फैल गया। उसका जो साम्राज्य है ना, वो उत्तर भारत, बंगाल से लेकर अरब सागर तक फैल गया था। कहाँ तक? अरब सागर तक फैल गया था। उत्तर भारत में गुप्त सत्ता सर्वोच्च हो गई, और उत्तर भारत में तो सर्वोच्च हो गई थी उसकी सत्ता। तो कहाँ से था? बंगाल से लेके अरब सागर तक फैला था, और उत्तर भारत में तो एकदम सत्ता सर्वोच्च पर हो गई थी, सबसे मेन हो गया था। तीसरा है वैवाहिक कूटनीति। उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से वाकाटक वंश से मित्रता की। वाकाटक वंश से है ना, मित्रता किया वैवाहिक संबंध से, जिससे दक्षिण भारत में शांति बनी रही। और उससे क्या हुआ? तो दक्षिण भारत में शांति बनी रही। दूसरा है प्रशासनिक उपलब्धि। इसको अंडरलाइन करके डैश देना है। उसके बाद लिखना है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुशल एवं न्यायपूर्ण प्रशासन प्रदान किया। इसने है ना कुशल एवं न्यायपूर्ण प्रशासन प्रदान किया। प्रांतों में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई। ये सब में लिखना है कि प्रांतों में योग्य अधिकारी नियुक्त किया था। कानून व्यवस्था मजबूत रही और प्रजा सुखी रहा। कानून व्यवस्था भी बढ़िया रहा, जिससे प्रजा क्या हुआ? सुखी हुआ। तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उपलब्धियां। इसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद पहला पॉइंट देना है कला एवं स्थापत्य। इसमें लिखना है उसके शासनकाल में अजंता की गुफाओं का विकास हुआ। अजंता का गुफा जो है ना, उसका विकास इसी के शासनकाल में हुआ। दूसरा पॉइंट है मूर्तिकला और चित्रकला उच्च स्तर पर पहुंचा। और मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब जो है ना, वो उच्च स्तर पर पहुंचा। दूसरा पॉइंट है साहित्य का उत्कर्ष। इसमें लिखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। उसके दरबार में क्या थे? नवरत्न थे, जिसमें प्रमुख हैं कालिदास, जिसका पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम, अमर सिंह, ये सब जो है ना, ये दोनों ये प्रमुख नवरत्न थे। अमर सिंह संस्कृत साहित्य अपने चरम पर पहुंचाया। अमर सिंह जो है ना, उसने सांस्कृतिक साहित्यों को कहाँ पर पहुंचाया? परम तक पहुंचा। परम
मतलब सबसे ऊंचा पहुंचाया। और कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य है। तीसरा पॉइंट तक हम लोग जान चुके हैं। अब चौथा पॉइंट है आर्थिक उपलब्धियां। आर्थिक उपलब्धियां, इसको अंडरलाइन करके डैश देना, उसके बाद लिखना है कृषि उद्योग और व्यापार अत्यंत विकसित हुए। कृषि उद्योग व्यापार सब विकसित हुआ, अत्यंत विकसित हुआ। समुद्री व्यापार के माध्यम से रोमन साम्राज्य से संबंधित स्थापित हुए। और जो समुद्री व्यापार है उसकी वजह से रोमन साम्राज्य से भी संबंध बना। उसने सोने के उत्कृष्ट सिक्के जारी किए और सोने के सिक्के को जारी किया। पांचवा पॉइंट है धार्मिक नीति। धार्मिक नीति, यह पांचवा पॉइंट। इसमें लिखना है चंद्रगुप्त द्वितीय ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। ये ब्राह्मण धर्म को समर्थन में थे, लेकिन धार्मिक सहिष्णु अपनाए। ब्राह्मण का समर्थन तो था, फिर भी इसने धार्मिक सहिष्णु को अपनाया, माने रखा। बौद्ध और जैन धर्मों के भी संरक्षण दिया और बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। छठा पॉइंट है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण, फाहयान का वर्णन। और विदेशी विवरण में क्या करना है, तो फाहयान का वर्णन करना है। चीनी यात्री फाहयान उसके शासनकाल में भारत आया। फाहयान जो है ना, चीन का यात्री, और इसी के काल में आया था। यह भी एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसने गुप्त शासन की शांतिपूर्ण, समृद्ध और न्यायपूर्ण बताया। और उसने गुप्त साम्राज्य को शांतिपूर्ण, समृद्ध और न्यायपूर्ण बताया। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है, जो कि हर क्वेश्चन में लिखना है ताकि आपको ज़्यादा नंबर मिले। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विजेता, कुशल प्रशासक और कला संस्कृति का संरक्षक था। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य राजनीतिक शक्ति, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के पराकाष्ठ तक पहुंचा। और पराकाष्ठ तक मतलब बहुत ऊंचा तक पहुंचा, इसलिए उसे गुप्त युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसीलिए उसे गुप्त युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में काल को। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, यह नया क्वेश्चन है, विजयता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए। विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करें। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जितना क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, क्या बोलें, आपको फिक्स है, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें आंसर आपको लिखना है समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ और महान शासक माना जाता है। जो गुप्त वंश का जितने भी शासक है ना, उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ है कौन, समुद्रगुप्त। और महान भी है, जब सर्वश्रेष्ठ है तो महान भी हो गया। लगभग 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया। 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया। उसकी विजयों का विस्तृत वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। उसके बारे में विस्तृत अध्ययन अगर आपको करना है, जानना है उसके बारे में, तो आप प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है एगो, उसमें आपको उसके बारे में बढ़िया से मिल जाएगा जानकारी। जो कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि हरिसेन ने किया था। और जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसका रचना किसने किया था, तो हरिसेन ने किया था। अपनी असाधारण सैन्य सफलताओं के कारण इतिहासकारों ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। उसकी जो असाधारण सैन्य सफलता है ना, छोटे छोटे सेना के कारण बढ़िया बढ़िया युद्ध जीता है और बहुत सारा जीता है युद्ध, इसीलिए उसको भारत का नेपोलियन कहा है इतिहासकारों ने।
हमने नहीं कहा, इतिहासकारों ने कहा था। किसने कहा था उसके बारे में भी आपको चर्चा करना है, इसमें टेंशन नहीं लीजिए। अब पहला पॉइंट डालना है और लिखना है उत्तर भारत की विजय। उत्तर भारत की विजय, आर्यवर्त विजय। उत्तर भारत की विजय, जिसको आर्यवर्त विजय भी कहते हैं। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के अनेक शक्तिशाली राजाओं को पराजित किया। समुद्रगुप्त जो थे ना, उन्होंने उत्तर भारत के बहुत सारे राजाओं को पराजित किया। उसने 9 राजाओं को हराकर उसके राज्यों को सीधे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, और 9 राज्य को हराया उत्तर भारत में और अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह उसकी साम्राज्यवादी नीति को दर्शाता है, और ये है ना उसका साम्राज्यवादी नीति को दर्शाता है। उत्तर भारत में 9 राजाओं को हराया और अपने में मिला लिया। उत्तर भारत के बारे में तो बात कर ली। अब दक्षिण भारत की विजय, दक्षिणापथ अभियान के बारे में हम लोग जानते हैं दूसरा पॉइंट में। तो लिखना है समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के लगभग 12 राजाओं को पराजित किया। दक्षिण भारत में कितना? 12 राजाओं को पराजित किया, हरा दिया। उसने दक्षिण भारत राज्यों को नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें पुनः उसके सिंहासन पर बैठाया। उसको हरा के उसको पुनः उस पर बैठा दिया। जिस राजा को उसने हराया उसको फिर उसी गद्दी में बैठा दिया कि लीजिए, मेरा मतलब युद्ध करना था, लेकिन राज्य को अपने मिलाना नहीं था, ऐसा हो गया। कर और अधीनता स्वीकार करवाई। अपने में मिलाया नहीं, लेकिन उससे कर लेता था और अधीनता स्वीकार करवाई। यह उसकी उदार एवं दूरदर्शिता नीति को दर्शाता है, और यह है ना उसकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट है सीमांत राज्यों एवं गणराज्यों का पर प्रभुत्व। सीमांत राज्यों मतलब जो बॉर्डर पर है, सबसे आखिरी छोर पर, उसके सीमांत राज्यों एवं गणराज्यों पर प्रभाव। इसमें लिखना है उसने नेपाल, असम, पंजाब के गणराज्य जैसे सीमांत राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। भले ही जीता नहीं, लेकिन अधीनता स्वीकार करवा लिया। ये राज्य गुप्त साम्राज्य को कर और उपहार देते थे। सीमांत में भी इसका प्रभाव था। जैसे सीमांत में समुद्रगुप्त के समय सीमांत में जैसे नेपाल, असम, पंजाब, ये सब उसके सीमांत राज्य थे, और इसको भी अपने अधीनता स्वीकार करवा दिया। चौथा पॉइंट है विदेशी शक्तियों से संबंध। विदेशी शक्तियों से संबंध, इसमें लिखना है विदेशी शासकों ने समुद्रगुप्त की शक्ति स्वीकार की। कुषाण, शक, सिंघल सिंहासन। कुषाण ने, शक ने, सिंघल शासक ने, इन्होंने सब ने, कुषाण शासक के बारे में हम लोग जानते ही हैं, उसने भी उसकी अधीनता स्वीकार किया। शक शासकों ने भी अधीनता स्वीकार किया, और सिंघल जो श्रीलंका के राजा थे, उन्होंने भी उसकी अधीनता स्वीकार किया। श्रीलंका के राजा ने बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी, और इतना डर था कि श्रीलंका के राजा ने बौद्ध विहार बनाने के लिए अनुमति मांगा था समुद्रगुप्त से। यह भी लिखा हुआ है। युद्ध नीति एवं सैन्य कौशल, इसको आप अंडरलाइन करके डैश देंगे। उसके बाद लिखना है समुद्रगुप्त की युद्ध नीति तीव्र आक्रमण, राजनीतिक योजना, शत्रु की शक्ति को तोड़ना अत्यंत प्रभावी थी। जो समुद्रगुप्त की युद्ध नीति थे ना, वो तीव्र आक्रमण, राजनीतिक योजना, शत्रु की शक्ति को तोड़ना, अत्यंत प्रभावी करना, ये सब इसकी नीति थी। वह केवल विजेता ही नहीं बल्कि कुशल राजनीतिकार भी था। वो केवल विजेता ही नहीं था बल्कि कुशल राजनीतिकार भी था। इतिहासकारों की राय, इसको अंडरलाइन करके डैश देंगे। उसके बाद लिखना है V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। V.A. स्मिथ जो है ना, उन्होंने भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा
कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसने कहा? V.A. स्मिथ ने। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, 1 नंबर वाला। प्रयाग प्रशस्ति उसके युद्ध कौशल का जीवंता प्रमाण है। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ना, उसके युद्ध कौशल का जीवन प्रमाण है। लास्ट में निष्कर्ष में लिखना है, समुद्रगुप्त एक महान विजेता था जिसने उत्तर भारत से दक्षिण तक अपनी विजय पातक फहराई। मतलब दक्षिण भारत तक उसने विजय प्राप्त किया और झंडा फहराया अपना। उसकी सैन्य सफलताएं, उदार विजय नीति और दूरदर्शी शासक ने गुप्त साम्राज्य की अखिल भारतीय साम्राज्य बना दिया। जो उसकी सैन्य सफलता था, उदार विजय नीति और दूरदर्शी शासन ने गुप्त साम्राज्य को अखिल भारतीय साम्राज्य बना दिया। इस प्रकार समुद्रगुप्त निसंदेह भारत के महानतम विजेता शासक थे। बिना संदेह किए हुए वो भारत के महान शासक थे। ठीक है।